नमस्कार, मेट्रो संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। मेट्रो संगम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना से नाराज लोगों ने गाजियाबाद बुलंदशहर मार्ग पर जाम लगा दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी से। अमित, कौन है युवक, क्या कुछ शिनाख्त हो पाई है और इस वक्त वहां पर क्या हालात है? देखिए अंकित, पम्मी भाटी नाम का ये युवक है जो मेन रोड के आसपास अपने घर के पास घूम रहा था। तभी 3 हथियारबंद बदमाश आए और उन तीनों के हाथ में हथियार प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए जा रहे हैं ताबड़तोड़ फायरिंग उन बदमाशों द्वारा की गई और इस पम्मी भाटी को उसमें करीब 4 गोलियां लगी, जिस पर उनको अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मदद घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने रोड जाम कर NH-91 जाम कर वहाँ काफी नारेबाजी की पुलिस के खिलाफ, क्योंकि विजय पंडित की हत्या को ज्यादा टाइम नहीं बीता। उसके बाद दूसरी वारदात दादरी इलाके के बादलपुर थाना इलाके में हुई है, तो लोगों का आक्रोश काफी देखने को मिला। फिलहाल पुलिस ने एहतियात बरतते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तमाम थानों से कुछ फोर्स को वहाँ तैनात कर दिया गया है और अभी फिलहाल जाम को खुलवा दिया गया है। जो मृतक है उसके खिलाफ अगर पुलिस से बात हुई, जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि मृतक के खिलाफ भी करीब 3 मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक किस्म का आदमी था। तो अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि जो गैंगवार है ग्रेटर नोएडा में रंगदारी को लेकर या तमाम चीजों को लेकर, उस गैंगवार का नतीजा ये हत्या हो सकती है। हालांकि अभी कुछ देर बाद अधिकारी इस मामले में जो पूरी तरीके से अपना बयान देंगे। अमित, शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। और कोलकाता मेट्रो आज अपने यात्रियों के लिए एक बुरा सपना साबित हुई। दमदम के लिए निकली मेट्रो करीब 2 घंटे तक एक सुरंग में फंसी रही और उसमें फंसे सैकड़ों लोग बिना बिजली के, बिना हवा के मेट्रो में सवार लोगों की जान पर बनाई। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मेट्रो का सफर बना खौफ का सफर, जब सुरंग में फंसे 200 यात्री, जब 110 मिनट तक अटकी सांसें। कोलकाता मेट्रो के कुछ यात्रियों के लिए ये सफर बेहद खौफनाक था। मेट्रो चलबे ना, সাফোকেশন এত লোক ভিড়, লাইটও বন্ধ হয়ে গেছিল, সবাই সাফোকেট করতে লেগে গেছিল। वक्त दोपहर 11:25। ठीक इसी वक्त कोलकाता के पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन से निकलते ही मेट्रो में तकनीकी खराबी आ गई और वो एक सुरंग में जा अटकी। मेट्रो में सफर कर रहे करीब 200 यात्रियों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि मेट्रो में आई खराबी उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। मेट्रो ठप होने से सारी बोगियों में बिजली की सप्लाई भी रुक गई। सुरंग में गर्मी काफी थी, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी से यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगी। कई यात्रियों का दम घुटने लगा। ऐसे हालात में अंधेरे में फंसे यात्रियों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। दोपहर 1:15। घुप अंधेरी सुरंग में फंसी मेट्रो में करीब 110 मिनट बाद मदद पहुंची और यात्रियों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया, मगर तब तक कई लोगों की हालत बिगड़ चुकी थी। कुछ की तबीयत तो इतनी खराब थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यात्रियों का ये भी आरोप है कि मेट्रो प्रशासन की ओर से फौरन ही कोई इमरजेंसी कदम नहीं उठाया गया। किसी ने कोई हेल्प नहीं किया, खाली लास्ट में अनाउंस किया था कि आप लोग सब इमरजेंसी गेट के पास आ जाइए, लेकिन लाइट नहीं था और इतना भीड़ था। धीरे धीरे 1 घंटा खाली इंजन के पास पहुंचने में लग गए। हालांकि कोलकाता मेट्रो की दलील कुछ और ही है। सडनली नॉन मोटरिंग का वजह से बंद हो गया और इमीडिएटली हम लोग स्टेप लिया। हमारा जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, टास्क फोर्स है, वो लोग इमीडिएटली काम में लग गया और पैसेंजर इवैक्यूएशन वाज आवर फर्स्ट स्टेप। भले ही मेट्रो प्रबंधन ये कहे कि उनकी प्राथमिकता यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कोलकाता मेट्रो में यात्री कितने असुरक्षित हैं। इस घटना के बाद से दिल्ली मेट्रो की तकनीकी खामियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। यहाँ भी कुछ लाइनों में मेट्रो का आवागमन जमीन के अंदर सुरंग के जरिए होता है। ऐसे में कोलकाता मेट्रो की इस घटना से सीख लेकर दिल्ली मेट्रो की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरतते हुए यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। मोपिया नंदी के साथ फेलिक्स नाथ, जी मीडिया, कोलकाता।
कोलकाता मेट्रो देश की सबसे पुरानी मेट्रो है। टेक्नोलॉजी के मामले में दिल्ली मेट्रो कोलकाता मेट्रो से कितनी अलग है और क्या क्या खूबी है इसमें, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता। कोलकाता में मेट्रो में एक तकनीकी दिक्कत आने की वजह से आज मेट्रो एक सुरंग में करीब 2 घंटे तक फंसी रही। इस वक्त हम लोग खड़े हैं दिल्ली के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर और इस मेट्रो स्टेशन पर जो मेट्रो है वो भी अंडरग्राउंड होकर के जाती है। काफी लंबी इसकी भी अंडरग्राउंड टनल है जिससे होकर के मेट्रो जाती है। जो दिल्ली मेट्रो है उसका ये कहना है ये जो मेट्रो है वो काफी एडवांस्ड है कोलकाता मेट्रो से। कोलकाता मेट्रो में जब फंसी थी उसमें ये दिक्कत हुई थी कि उसके जो इमरजेंसी एग्जिट डोर्स हैं वो लॉक हो गए थे, वो नहीं खुले थे। लेकिन दिल्ली मेट्रो का ये कहना है कि ऐसी सिचुएशन अगर कभी आएगी तो जो उसके दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे और पैसेंजर्स को वहां से निकाला जा सकता है। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो का ये भी कहना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कुछ देर तक यहाँ पर अंदर एसी और जो लाइट है वो जलते रह सकते हैं। हालांकि जो कोलकाता मेट्रो है वहां पर एसी बंद हो गया था जिसकी वजह से सफोकेशन हो गया था। तो जो दिल्ली मेट्रो है उसका ये कहना है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस्ड है, तो फिलहाल यहाँ पर उस तरह की कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है, ऐसा दिल्ली मेट्रो की तरफ से कहा जा रहा है। कैमरामैन निशांत के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए किराए में कमी का गिफ्ट मिल सकता है। आज शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो में सफर किया। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मेट्रो रेल के किराए में कमी किए जाने के संकेत दिए हैं। जनता से जो मैंने बात किया, पैसेंजर से, आम लोगों से, उन लोगों का कहना है थोड़ा किराया ज्यादा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। टैक्सी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बस के साथ कंपेयर करके उस बस से थोड़ा ज्यादा, कारण क्या इसमें बहुत पैसा लगा है और पैसा भी पब्लिक प्राइवेट सिस्टम से लगा है, इसलिए उनको रिटर्न्स भी चाहिए। उसको ध्यान में रख के मैंने अभी डीएमआरसी चेयरमैन को बताया, इसके बारे में अध्ययन करके थोड़ा इसको एमडी को बताया, इसको थोड़ा सस्ता करने के लिए प्रयास करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए और लिंकिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में गंभीरता से ध्यान देके जल्द से जल्द मुझे अवगत कराना चाहिए, मैंने कहा। और मंगलवार को डीयू की कट ऑफ लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन डीयू और यूजीसी के बीच विवाद की वजह से माना जा रहा है कि हो सकता है कि कल ये लिस्ट न आए। इसके संकेत डीयूटीए के अध्यक्ष नंदिता नारायण ने दिए हैं। ऐसे में एक तरफ जिन छात्रों को डीयू में एडमिशन लेना है वो परेशान है, दूसरी तरफ जिन छात्रों ने 4 साल के कोर्स के हिसाब से पिछले साल एडमिशन लिया था वो भी टेंशन में है। एक रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी छात्र पहुंचते हैं, लेकिन डीयू और यूजीसी के बीच खड़े हुए विवाद के बाद इस बार एडमिशन का क्या होगा, इस बारे में असमंजस बना हुआ है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल का कोर्स चलाया जा रहा है, लेकिन अब 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अपना रुख खड़ा करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके सभी कॉलेजों को आदेश दिया है कि नए सेशन 2014-15 के सभी एडमिशन 3 साल के कोर्स के हिसाब से ही किए जाएंगे। इसके साथ ही यूजीसी ने यह चेतावनी भी दी कि डीयू या इसके अंतर्गत आने वाले किसी कॉलेज ने अगर इन निर्देशों की अवहेलना की तो इसे यूजीसी अधिनियम 1956 का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे अनुदान भी रोका जा सकता है। वहीं इस मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यूजीसी के चेयरमैन वेद प्रकाश से मुलाकात की और ये साफ किया कि यूजीसी के काम में मंत्रालय दखल नहीं देगा। यूजीसी के फैसले के समर्थन में कई छात्र संगठन सामने आ गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में जश्न मनाया, तो वहीं आयसा ने एचआरडी मिनिस्ट्री के बाहर डीयू प्रशासन और डीयू के वीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर डीयू के टीचर्स भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि एडमिशन एफवाईयूपी के तहत नहीं हो सकते। अगर एफवाईयूपी के जो अनरिकग्नाइज्ड अभी कोर्स है इस वक्त उसके तहत अगर होंगे तो एक्शन लिया जा सकता है कॉलेजेस के खिलाफ। Says very clearly the University Grant Commission only can advise, can recommend, but ultimately it is the university's executive council, academic council, executive council, and then the university's court, which are going to deliberate and discuss and finally take the final decision in this matter. खैर, मसला पेचीदा है, लेकिन डीयू में एडमिशन लेने की चाहत रखने वाले बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तकरार खत्म और एक साफ तस्वीर सामने आए कि आखिर
उनके भविष्य के साथ क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ विवाद गहराता जा रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूजीसी के फैसले का स्वागत किया है। यूजीसी ने जो डिसीजन लिया उसका मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सही है। क्योंकि 4 ईयर इतना अच्छा कोर्स नहीं है। 4 ईयर का जो हमारा FYUP, उसमें सब्जेक्ट्स जो है हमारे एफसीज में जो पढ़ाया जा रहा है उसका लेवल बहुत लो है, और हमारा सेमेस्टर सिस्टम बहुत अच्छा है उसके मुकाबले। क्योंकि मैं खुद सेमेस्टर सिस्टम से हूँ। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आखिर में इसका हमेशा खामियाजा जो स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है, इस बार भी स्टूडेंट्स को ही भुगतना पड़ेगा, और बाकी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा है वैसे कि 3 इयर्स आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट जो बाकी यूनिवर्सिटी को डिस्पैरिटी क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को, इस FIUP को हटाने के लिए अभी तक लगातार मतलब दे आर वेरी स्टैग्नेंट, मतलब अभी तक लगता रह रहा है कि FIUP नहीं हटाना है। 2 डायरेक्टिव आ चुका है UGC से, तब भी ये उन लोगों को मानना DU की साइड से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अभी तक। मतलब स्टूडेंट की फ्यूचर के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसको जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए। साल 2002 के हिट एंड रन मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान सोमवार की सुबह मुंबई की अदालत में पेश हुए। इस मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट में एक चश्मदीद और एक गवाह की भी पेशी हुई। चश्मदीद ने सलमान को हादसे वाली रात पहचानने का दावा किया। वहीं रेस्टोरेंट के मैनेजर ने माना कि हादसे वाली रात सलमान और उनके दोस्तों को शराब परोसी गई थी। सलमान हिट एंड रन केस में चश्मदीद की पेशी। चश्मदीद का हादसे की रात सलमान को पहचानने का दावा। रेस्टोरेंट के मैनेजर की भी अदालत में पेशी। सलमान और उसके दोस्तों को शराब सर्व करने का खुलासा। सलमान हिट एंड रन केस में सोमवार को मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेश हुए चश्मदीद ने कई अहम बातें अदालत को बताई। चश्मदीद ने दावा किया कि उस रात मैं एक्सीडेंट की आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आया। मैंने सलमान को एक्सीडेंट की जगह पर गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे हुए देखा। कुछ देर बाद सलमान वहां पहुंची दूसरी गाड़ी में बैठकर चले गए। इस मामले में अदालत में एक रेस्टोरेंट मैनेजर की भी पेशी हुई। ये गवाह उसी रेस्टोरेंट में काम करता था जहां पर हादसे से पहले सलमान और उनके दोस्त गए थे। गवाह ने बताया कि रेस्टोरेंट में सलमान और उनके दोस्तों को शराब और स्नैक्स सर्व किए गए थे। गवाह के मुताबिक सलमान ने बाकायदा शराब मंगाई थी, लेकिन उन्होंने शराब पी या नहीं इस बारे में उसे पता नहीं। गवाह के मुताबिक सलमान को दरवाजे तक छोड़ते समय भी वो ये नहीं भाप पाया कि सलमान ने शराब पी थी या नहीं। नॉर्मली सलमान खान रेगुलर विजिटर रेस्टोरेंट के होटल में रेस्टोरेंट में रेगुलर आते हैं, तो कुछ ऐसा मतलब मुझे कुछ खास स्मेल ऐसा लगा नहीं है, ये मैं कोर्ट को बताया हूँ। 10 साल तक ठंडे बस्ते में पड़े रहने के बाद नए सिरे से सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या के मामले में शुरू हुए इस मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। मंगलवार को 2 और गवाह अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराएंगे। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002 की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में सलमान खान की गाड़ी ने फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। साथ ही 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। इस मामले में अब तक 8 लोगों ने अपनी गवाही दे दी है। मंगलवार को 2 और गवाह कोर्ट में हाजिर होंगे, लेकिन मामले के 12 साल बीत जाने की वजह से कई गवाहों को कुछ बातें याद भी नहीं हैं। ऐसे में देखना होगा कि इनकी गवाही कोर्ट में कितना अहमियत रखती है। अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी में लगातार 3 दिन से जारी विरोध के बाद बीएमसी कर्मचारी सोमवार को अंदर घुसने में कामयाब हुए। बीएमसी ने सोसाइटी के अवैध फ्लैट खाली कराने के लिए बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काट दिए हैं। कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों ने रविवार को ही ये कह दिया था कि वो बीएमसी का पूरा सहयोग करेंगे। ये फैसला उन्होंने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के भरोसे के बाद किया था। इस केस में सोसाइटी के प्रभावित लोगों ने राष्ट्रपति से भी दखल देने की गुहार लगाई है। सोमवार को बीएमसी की टीम मुंबई की कैंपाकोला कंपाउंड पहुंची तो नजारा कुछ और ही था। न कोई विरोध और न ही कोई नारेबाजी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से भरोसा मिलने के बाद लोगों ने विरोध का रास्ता छोड़कर बीएमसी को अपना काम करने दिया। बीएमसी कर्मचारियों के पहुंचते ही कंपाउंड के दरवाजे खोल दिए गए। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मिन्नतें की कि उनके घर को कोई नुकसान न पहुंचे और वादे के मुताबिक बीएमसी बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन काट कर चली जाए। इतना जो आंदोलन चला है उसको कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान के हमने तो अपना पहला हाथ आगे किया है, अब उस तरफ से पहल जरूर आनी चाहिए। बीएमसी के कर्मचारी भी आश्वस्त थे कि वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे पाएंगे। लोगों ने विरोध न करने का फैसला लेकर बीएमसी का काम तो आसान किया ही, साथ ही खुद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करने से भी बचा लिया। बीएमसी ने आधा काम पूरा कर लिया है, आधा काम मंगलवार को पूरा करेगी।
इसी बीच 3 दिनों से बैरंग लौटती बीएमसी अपने आने जाने और पुलिस बल का खर्च सोसाइटी से वसूलेगी। कैंपाकोला रेसिडेंट में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि दे आर नॉट गोइंग टू रजिस्टर, तो हम पीसफुली जाके अपना वो जो वाटर सप्लाई और गैस सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे। बहरहाल कैंपाकोला निवासियों ने भले ही बीएमसी को कार्रवाई करने दी हो, लेकिन वो चाबी देने को अभी भी तैयार नहीं है। अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को खोते देखना उनके लिए आसान नहीं है। कैंपाकोला सोसाइटी की सुबह आज कश्मकश भरी रही। बीएमसी को कार्रवाई करने के लिए हामी देने के बावजूद लोगों के दिलों में बेचैनी बनी रही। वहीं सीएम के आश्वासन के चलते इनमें कुछ खोकर पाने की आस अब भी बरकरार है। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। ब्रेक के बाद मेट्रो संगम में आपका स्वागत है। बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में आज इस पर अंतिम मोहर लगा दी गई। बजट सत्र 7 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा। तारीखों की औपचारिक मंजूरी का ऐलान राष्ट्रपति से मिलने के बाद कर दिया जाएगा। नई सरकार का पहला बजट सत्र 7 जुलाई से शुरू होगा। इसके लिए तारीखें तय कर दी गई हैं। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि 7 जुलाई से 14 अगस्त तक बजट सत्र चलेगा। इस सत्र में 8 जुलाई को रेल बजट पेश किया जाएगा। 9 जुलाई को आर्थिक सर्वे पेश होगा, जबकि 10 जुलाई को आम बजट देश के सामने रखा जाएगा। आपको बता दें कि पिछली सरकार के समय संसद की ओर से मंजूर लेखानुदान की मियाद 31 जुलाई को खत्म हो रही है, लिहाजा उससे पहले नया बजट लाया जाना है। बजट सत्र के दौरान ही लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा। हमेशा की तरह परंपरा का पालन करते हुए पहले रेल बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद 9 जुलाई को आर्थिक सर्वे आएगा। आर्थिक सर्वे अर्थव्यवस्था पर सालाना रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार पेश करते हैं। इनमें साल भर की आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक योजनाओं का विश्लेषण होता है। हालांकि इसमें अब कई नए सेक्टर और जोड़ दिए गए हैं। सर्वे के जरिए देश में आर्थिक सुधारों का एजेंडा तय करने के लिए गाइडलाइंस होती हैं और सर्वे की कुछ सिफारिशों को आम बजट में जगह मिलती है। बहरहाल सरकार ने बजट सत्र की तारीखों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है, जिस पर मुहर लगते ही इन तारीखों का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन तारीखें तय होने के साथ ही अब आम लोगों की उत्सुकता भी बढ़ गई है, ये जानने के लिए कि नई सरकार अपने पहले बजट में ऐसा क्या खास करती है जिससे वो अच्छे दिनों के अपने वादे पर खरी उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माना जा रहा है कि इस बार आम बजट में कुछ कड़े फैसले भी देखने को मिल सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने पहले ही देश को इसके लिए तैयार रहने के संकेत दिए हैं। देश की माली हालत को देखते हुए उन्होंने कड़े फैसलों में देश की जनता का भी साथ मांगा था। रेलवे से मोदी सरकार ने कड़वे डोज की शुरुआत कर दी है और आने वाले दिनों में कई सेक्टर्स में भी मोदी सरकार की शक्ति देखने को मिल सकती है। कड़वे निर्णय करके, कठोर कदम उठा करके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जो भी चीज करना पड़े उसको करके आने वाले 1-2 साल में एक के बाद एक कठोर कदम उठा करके एक बार देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक लगता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में देश को अपना दिल और मजबूत करना पड़ सकता है, क्योंकि देश को आर्थिक बीमारी से बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार और भी कई कड़े कदम उठा सकती है। मसलन डीजल की सब्सिडी खत्म हो सकती है, एलपीजी केरोसिन के दाम बढ़ सकते हैं, मध्यम वर्ग को बचाने के लिए ज्यादा कमाई करने वालों पर टैक्स बढ़ सकता है, फूड सिक्योरिटी बिल का दायरा कम हो सकता है, राज्यों को सस्ती बिजली का प्रावधान खत्म करने को कहा जा सकता है, विभिन्न सेक्टरों में एफडीआई की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, यूरिया की कीमतें नियंत्रित की जा सकती हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन जारी रह सकता है, खर्चों में कटौती की जा सकती है, छोटे बैंकों का विलय कर बड़े बैंक बनाए जा सकते हैं, भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव हो सकता है, लेबर रिफॉर्म की घोषणा हो सकती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी नहीं होगी, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं, सीआईएल और एफसीआई में बदलाव हो सकता है, मनरेगा में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार के लिए मौजूदा हालात को सुधारना खासा मुश्किल काम है।
कानूनों के जाल में उलझी व्यवस्था को बाहर निकालकर सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करना और फिर परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाना। इसके लिए प्रक्रिया को सरल करना और निवेशकों में भरोसा वापस लौटाना, ये वो तमाम काम हैं जिनके लिए कड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है। और हाल फिलहाल मोदी सरकार की वर्क स्टाइल ये बता रही है कि राजनीतिक दबाव से मुक्त इस सरकार के लिए करना आसान तो है, लेकिन साथ ही साथ आलोचना और विरोध के बीच भी ठिगे रहकर रिफॉर्म्स को जमीनी स्तर पर लागू करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्विस बैंकों में काले धन छुपाकर रखने वालों के नाम जल्द ही सामने आ जाएंगे। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि इस सिलसिले में वो स्विट्जरलैंड में संबंधित अधिकारियों को चिट्ठी लिख रहे हैं। उनसे काले धन की वापसी की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह का सहयोग किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। स्विट्जरलैंड अपने यहाँ के बैंकों में जमा भारतीयों के खातों की जानकारी भारत के साथ साझा करने को राजी हो गया है। पिछले दिनों केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक ने रिपोर्ट में दावा किया था कि उनके बैंकों में भारतीयों का धन 40% तक बढ़ा है। हालांकि वित्त मंत्री का कहना है कि इस बाबत उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। मीडिया के अंदर ये समाचार छपे हैं जिसमें स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को कोट किया गया है कि जिन भारतीयों को विदेश स्विस बैंकिंग सिस्टम में बैंक अकाउंट्स हैं, स्विट्जरलैंड के अधिकारी उनकी डिटेल्स देने को तैयार हैं। वित्त मंत्रालय में इसकी अभी तक औपचारिक जानकारी स्विट्जरलैंड से नहीं आई है, इसलिए अपनी पहल पे वित्त मंत्रालय आज स्विट्जरलैंड के जो उपयुक्त अधिकारी हैं उनको लिख रहा है। जी मीडिया का नया एंटरटेनमेंट चैनल जिंदगी आज मुंबई में लॉन्च हो गया। जिंदगी चैनल न सिर्फ सरहद पार की कहानियों को आपके घर तक लाएगा, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों की संस्कृति को भी एक दूसरे के और करीब लाएगा। जिंदगी में पाकिस्तान से सिंडिकेटेड प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। जिंदगी चैनल पर पाकिस्तान के अवार्ड विनिंग नॉवल और नामी गिरामी लेखकों की रचनाओं पर आधारित सीरियल दिखाए जाएंगे। हिंदी मनोरंजन चैनलों में जिंदगी अपनी कैटेगरी का पहला चैनल है। आज से आप पाकिस्तान के 4 बड़े और खास शो जिंदगी चैनल पर देख पाएंगे। इनमें जिंदगी गुलजार है और ऑन जारा जैसे सीरियल मुख्य हैं। इसी की ओर से अपने दर्शकों के लिए किया गया अनूठा प्रयास भी है। तो खास शो मनोरंजन का एक नया मॉडल बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। We are trending number 1 on Twitter, so excitement is galore. There is party time happening here, so I'm very happy, very ecstatic. ये तो हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट कंटेंट जो देखने को मिलेगा, जो अब तक दर्शक रियलाइज भी कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ द वे दे ड्रेस अप, द वे दे टॉक। कितना आउटडोर शूट देखने को मिलेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसिबिलिटी एंड अ फास्ट मूविंग स्टोरी लाइन जो देखने को मिलता है। सो इट इज फैंटास्टिक कंटेंट। चैनल तो अलग तरीके से कंसीव किया गया है और इसमें जो शोज हैं वो आप देख ही रहे हैं। आज से शुरू भी हो गया है। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं अभी। एक्चुअली अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं, बट आई होप व्यूअर्स को इतना ही अच्छा लगे जितना हमें अच्छा लगा है। और मुझे लगता है कि ये चैनल लोगों के घरों में अगर पहुंच ही रहा है तो धीरे धीरे आई थिंक नेबर्स के नेबरिंग कंट्रीज के साथ हालात बेटर ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बनाई हैं और अब हमें बड़ी खुशी होगी अगर दुनिया को, हिंदुस्तान के दर्शकों को ये जिंदगी बहुत पसंद आए। और जितने महीनगिरी से हमने इसको बनाया है, इसको तराशा है, उतने ही प्यार से अगर लोग देखेंगे तो दिल बड़ा खुश होगा हमारा। तो मेट्रो संगम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।